ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारी है। हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इंतज़ार का घड़ी अब समाप्त होने वाला है और आज से आप लोग आधुनिक की कहानी मेरी जुबानी सुनिएगा कि आखिर आधुनिक को कैसे खिस्सा की तरह, कहानी की तरह हम आपको अगर सुना देंगे। तो अगर आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपको, अगर कोई भी एग्ज़ाम का आप अगर कंपटीशन में तैयारी करते होंगे, चाहे आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होने जा रहा है। और आज के बाद आप रेगुलर इस YouTube चैनल पर जो भी वीडियो जाएगा, आप उस वीडियो को खाली सुन लेना है। खाली आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने नहीं जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक से शुरुआत करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है, और चैप्टर का नाम है 1857 की क्रांति। तो आखिर क्यों 1857 की क्रांति की क्यों जरूरत पड़ा, क्यों आवश्यकता पड़ा, तो पूरा हम लोग कहानी को जानते हुए, खिस्सा की तरह सुनते हुए इस चैप्टर का शुरुआत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम आपको बता दें। 1857 ईस्वी जो डेट है, वर्ष है 1857, उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और हम लोग उस समय गुलाम थे अंग्रेज का। तो जिस देश का हम लोग गुलाम थे उस समय, वहाँ का प्रधानमंत्री पामस्टन था। तो आपको यह बेसिक जानकारी होना चाहिए। 1857 ईस्वी जिस समय हो था, उस समय वहाँ भारत में गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कैनिंग थे, और उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। क्रांति का कुछ प्रतीक चिन्ह है, जिसको रोटी कहिए या चपाती कहिए एवं कमल। तो रोटी या चपाती एवं कमल इसका प्रतीक चिन्ह है। और इसके समय, जिस समय 1857 क्रांति हुआ, उसको सामने से देखने वाला कहिए या प्रत्यक्षदर्शी कहिए, दो व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, जिसमें पहला नाम आप मिर्जा गालिब का याद रखिएगा और दूसरा कार्ल मार्क्स का। तो मिर्जा गालिब और कार्ल मार्क्स 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। कहा जाता है कि यही दोनों लोग जो उस समय मुख्य रूप से मुख्य विचारधारा में शामिल थे और इस कहानी को देख रहे थे, इस घटना को देख रहे थे, और यह बहुत बड़ा आंदोलन को देखे। तो इसीलिए आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इस कुछ बेसिक बात है कि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था, प्रतीक चिन्ह रोटी या चपाती और कमल था, प्रत्यक्षदर्शी मिर्जा गालिब और कार्ल मार्क्स थे। लेकिन यह तो बेसिक है, कितना एग्जाम में यही बात पूछकर चैप्टर में समझिए अंदर गया भी नहीं, ऊपर से ही पूछ लिया, काम खत्म है। लेकिन सबसे मेन जो है, जहाँ से हम लोग का बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन की संभावनाएं बनती है, बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम इसको आके टच करता है, यहाँ से अंदर से क्वेश्चन पूछता है। तो उसको अगर सुने, उस कहानी को थोड़ा समझे तो बहुत बेहतर होगा। तो हम लोग 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण जानेंगे। आखिर कैसे भारत के लोग, चाहे वो राजा हो, चाहे किसान हो, चाहे वह उद्योग धंधे वाले हो, चाहे वह समाज के लोग हो, सेना के लोग हो, धीरे धीरे करके एक एक करके अंग्रेज के विरुद्ध चलता गया। तो जरूर है कि किसी न किसी रूप में अंग्रेज सबको सताया, सबको दुख पहुंचाया, सबको ठेस पहुंचाया। तब जाकर भारत में सभी वर्ग के लोग अंग्रेज से नाराज हुए और भारत में इतना बड़ा क्रांति देखने को मिला, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। तो पहला कारण से शुरुआत करेंगे, राजनीतिक कारण। आखिर राजा कैसे विरोध हो गया अंग्रेज का, जानने का प्रयास करिएगा कि राजा कैसे अंग्रेज का विरोध हो गया। इस बात को हम लोग जानेंगे राजनीतिक कारण के व्यू से। देखिए, अंग्रेज का जब नीति का बात करेंगे तो उसका नीति है विस्तारवादी नीति।
और विस्तारवादी नीति में अगर दो कारण को देखे तो दो संधि आपको जानना पड़ेगा, दो नीति जानना पड़ेगा, जिसमें पहला नीति का शुरुआत वेलेस्ली के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है सहायक संधि 1798। 1798 सहायक संधि लाने वाले थे वेलेस्ली, और वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से अनेकों राजाओं को ठेस पहुंचाया, अनेकों राजाओं को तंग किया, परेशान किया। तो कैसे किया, तो थोड़ा उसको जानेंगे कि आखिर सहायक संधि है क्या। तो एक एग्जाम्पल देंगे और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देंगे कि सहायक संधि आखिर होता क्या है। मान लीजिए कि मोहन नाम का भारत में कोई राजा था और यह राजा के पास 50,000 सेना था, सैनिक था। तो वेलेस्ली उससे संपर्क करता था कि आपके पास कितना सेना है, तो ऑफकोर्स 50,000 सेना है। तो वेलेस्ली उसको कहता था कि 50,000 को साइड करिए, आपके पीछे 10 गो सेना रहेगा। आप 50,000 में 1 करोड़ खर्चा करते होंगे, हमको मात्र आप 5 लाख दीजिएगा, 95 लाख आपका बचा देते हैं। तो कहता है इस राजा कि 10 गो से कैसे काम चलेगा। तो कहा कि 10 गो देखावटी है, जरूरत पड़ेगा तो 1 करोड़ सेना आएगा, 50,000 सेना आएगा, 1 लाख सेना आएगा, आपको सेने का ना काम है। तो अंग्रेज वेलेस्ली अपना नीति में भारतीय राजा को संरक्षण में लेना चाह रहा था और लेने का प्रयास किया गया। अब राजा मजबूरी में 10 गो उसका सेना रखता था और जब अब अंग्रेज अपने हिसाब से हैंडल करता था, जब मन होगा तब उसका काम तमाम कर सकता था, क्योंकि 10 आदमी है, राजा के पीछे 10 का 10 अंग्रेज है। अब अंग्रेज जो बात कहेगा उसको मानना पड़ेगा। इसी संधि का नाम था सहायक संधि। मतलब कि जितना सेना है भारतीय राजा के पास खुद का, उस सबको हटा दीजिए, अंग्रेज का सेना रखिए। आमतौर पर समझिए यही संधि था, सहायक संधि। अंग्रेज का सेना आप रखिए, अपना सेना हटा दीजिए, संधि को सहायक संधि कहते हैं। तो सहायक संधि लाने वाले वेलेस्ली थे 1798। और बहुत सारे राजाओं को चैलेंज किया गया कि आप मानिएगा तो ठीक है और नहीं मानिएगा तो युद्ध करिए। और इसी युद्ध के चक्कर में आप मैसूर की घटना सुनिएगा, 4 गो अंग्रेज और मैसूर का युद्ध होता है, फिर उसके बाद मराठा का युद्ध होता है, फिर उसके बाद सिख का युद्ध होता है, अनेकों युद्ध होता है भारत में। उसके बाद जब आप 1798 के बाद देखिएगा विस्तारवादी नीति के तहत, तो एक तो वेलेस्ली का सहायक संधि से राजाओं नाराज है, और दूसरा जब भारत में वेलेस्ली का अंत होता है और 1848 की बात है, जब भारत में आगमन होता है डलहौजी का, उससे भी खतरनाक। ये जब भारत आता है वेलेस्ली नहीं, जब भारत आता है डलहौजी, तो डलहौजी ने वेलेस्ली को मन ही मन समझिए बहुत कुछ कह दिया। बेकार में इतना लोगों को जमा करके रखा है, अपना सेना दिया है, ये दिया है, वो दिया है। अरे भारत हम लोग का गुलाम है, तो भारत हम लोग के हिसाब से चलेगा, राजा हम लोग के हिसाब से चलेगा, तो क्या जरूरी था इकट्ठा करने का। सीधा लाया ऐसा नीति कि जिससे राजा का साम्राज्य अपने में मिला लिया, और उस नीति का नाम है हड़प नीति। आमतौर पे उसको कहते हैं हड़प नीति। एग्जाम में लिखा जाता है व्यपगत का सिद्धांत, या इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तीनों नाम प्रचलित है इसका। और हड़प नीति लाने वाले है डलहौजी। ईस्वी है 1848। 1848 में डलहौजी एक फरमान जारी करता है, एक लेटर जारी करता है, और कहा जाता है कि भारत का कोई भी राजा अपने दत्तक पुत्र को, गोद लिया हुआ बेटा को राजा नहीं बना सकता है। अपना बेटा खुद का बेटा है तो राजा आप बना सकते हैं, गोद लिया हुआ बेटा को राजा आप नहीं बना सकते हैं। इसके बाद राजाओं में हड़कंप मच गया कि दत्तक पुत्र को गोद लिया हुआ बेटा को राजा नहीं बनाएंगे, तो जिसका अपना बेटा होगा वही तो सिर्फ राजा बनेगा। तो कहा कि अगर और कहा कि राजा जब तक जिंदा है तब तक राज करे, राजा का मृत्यु होगा, उस साम्राज्य अब किसका होगा, अंग्रेज का।
इसी नीति का नाम है विस्तारवादी नीति। अब अंग्रेज किसी न किसी बहाना अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो जिसमें दो गो संधि को नीति को समझे। एक सहायक संधि 1798 वेलेस्ली के द्वारा, दूसरा हड़प नीति 1848। सबसे ज़्यादा दुख और दिक्कत राजाओं को हुआ हड़प नीति से। हड़प नीति बारी बारी से किसी को नहीं छोड़ा। एक तो अपना फरमान के तहत अत्यधिक राजा को मिला लिया और साम्राज्य अपना मिला लिया। उसके बाद जब नहीं मिला तो अंत में कोई न कोई बहाना मिला के अंग्रेज अपना में मिला ही लिया, और जिससे राजाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा। तो कुछ याद करने वाली बात है जो यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इस बात को याद कर लीजिएगा। हम आपको सुना देते हैं। आपसे पूछेगा कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले हड़पा गया जो साम्राज्य है उसका नाम था सतारा, और सतारा में राजा थे अप्पा साहेब। अप्पा साहेब का कोई अपना बेटा नहीं था, और जब इसका मृत्यु हो गया तो सतारा को अंग्रेज अपने आप में मिला लिया, और ईस्वी है 1848। उसके बाद यूपी का एक क्षेत्र है जैतपुर, और उड़ीसा का क्षेत्र था संभलपुर। जैतपुर और संभलपुर को 1849 में मिला लिया। 1848 याद रखिएगा। सतारा हड़प नीति के द्वारा हड़पा जाने वाला पहला राज्य का नाम है, साम्राज्य का नाम है सतारा, और दूसरा जो 1849 में, आप लाइन बाय लाइन क्लियर रखिएगा, जैतपुर और संभलपुर को हड़पा गया। फिर अगला ही लाइन में 1850 में हिमाचल प्रदेश के वघात को हड़पा गया। उसके बाद अब 52 देखिए, 51 में किसी को नहीं, 52 में उदयपुर राजस्थान को, उदयपुर क्षेत्र जो राजस्थान में पड़ते उसको हड़पा गया। उसके बाद आप झांसी के बारे में सुनेंगे 1853, झांसी जो यूपी में है, झांसी की रानी सब जाने होंगे। जब कहानी तो विस्तार में जानेंगे आगे चलकर, अभी सिर्फ हड़प नीति को देखते रहिए कि उसका क्या हुआ था, कहानी पूरा जानेंगे। अब आप खाली देखते रहिए कि 1853 में किसको हड़पा, झांसी यूपी को। फिर उसके बाद 1854 में नागपुर महाराष्ट्र को। उसके बाद 1856 का किस्से अलग है। 1856 भारत के एक ओर पश्चिम बंगाल, बिहार, एक छोर पे दिल्ली। दिल्ली अंग्रेज का जब पश्चिम बंगाल से जाता था तो बीच में क्षेत्र पड़ता है अवध। बार बार जब डलहौजी गुजरना पड़ता था, डलहौजी दिमाग लगा के परेशान था, आखिर अवध को कैसे हड़पा जाए। तो बात है कि अवध के अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह का पत्नी का नाम बेगम हजरत महल, बेटा का नाम बिरजिस कादिर। उसके पास सब कुछ है, साम्राज्य पूरा ओके था, लेकिन मोह, साम्राज्य का मोह डलहौजी से रहा नहीं गया। अंत में कुछ बहाना नहीं मिला तो कहा कि वाजिद अली शाह को शासन करने ही नहीं आता, साम्राज्य चलाने ही नहीं आता है। हम मानवे न करते हैं कि उसको साम्राज्य चलाने आता है, और लगा दिया आरोप कुशासन का, और कुशासन के आरोप लगाकर अवध को भी हड़प लिया 1856 ईस्वी में। तो आप पूरा बात को याद रखिएगा कि सबसे पहले हड़पा गया सतारा 1848 ईस्वी, 1849 में जैतपुर और संभलपुर, 1850 में बघात को, 1852 में उदयपुर जो राजस्थान का क्षेत्र है, 53 में झांसी को, 54 में नागपुर महाराष्ट्र को, और उसके बाद 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया। आप बताइए कि उसके साम्राज्य से जुड़ा हुआ, चाहे वो सतारा हो, चाहे वो आपका जैतपुर संभलपुर हो, चाहे वो आपका बघात हो, चाहे आपका उदयपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे अवध हो, अब ये पांचों राजा, अब बताइए कि किसके विरुद्ध साजिश कर रहा होगा। इसके जो साम्राज्य में आने वाला उत्तराधिकारी होगा, चाहे गोद लिया हुआ बेटा हो, चाहे कोई भी हो, तो ये सब अंग्रेज से नाराज चल रहे हैं और तलाश करेंगे मौका का कि कभी आएगा मौका तो देख लिया जाएगा अंग्रेज को भी, और मन ही मन अभी बात को दबा के रखा है। उसके बाद मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह आप याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर या द्वितीय कहिए। बहादुर शाह द्वितीय और जफर के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ। कहा गया कि अब सिक्का पर मुगल बादशाह का नाम नहीं जाएगा, और कहा जाता था कि भारत का बादशाह मुगल बादशाह एक समय, और उसका नाम सिक्का पे जाता था। अब अंग्रेज कहा कि सिक्का पर बहादुर शाह जफर का नाम नहीं जाएगा। उसके बाद मुगल बादशाह पूरा फैमिली के साथ रहते थे लाल किला,
कहा जाता है कि आप लाल किला भी खाली करिए। लाल किला अंग्रेज में कहा कि हम रहेंगे। इस बात को लेकर भी नाराज दुखी है। और तीसरा, बेटा को कहा गया कि सम्राट घोषित नहीं करेंगे, बेटा शहजादा है। शहजादा अगर कहिएगा कि वाह मतलब क्या हुआ सर शहजादा का मतलब, तो शहजादा का मतलब आप सिंपली समझ लीजिए कि गांव घर में जो कोई काम का आदमी नहीं होता है, गांव घर में आम भाषा में उसको लफुआ कहा जाता है, समझ जाए कि उसको ही शहजादा कहा गया अंग्रेज के द्वारा। और बहुत ज़्यादा गहरा ठेस पहुंचा मुगल बादशाह को। वो भी टेंशन में बेचारा बैठा हुआ था, कहा कि कहियो अगर मौका मिले तो अंग्रेज को देख लिया जाएगा। तब इतना सारा राजा खिलाफ चल रहे हैं अंग्रेज का, तो बताइए कभी मौका मिलेगा तो छोड़ा जाएगा? मौका मिलेगा तो देख लिया जाएगा। और मौका आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मिला कहिया 1857 में। तभी सिर्फ राजनीतिक कारण देखे। उसके बाद थोड़ा हम सुन लेंगे आर्थिक कारण को। आर्थिक कारण में क्या आएगा तो बताइए। राजनीतिक कारण आप समझ गए होंगे, राजनीतिक कारण से भारत के राजा नाराज हो गए। अब अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पैसा कौड़ी से संबंधित होता है, बिजनेस से संबंधित होता है, व्यापार से संबंधित होता है। उद्योग धंधे करने वाले लोग नाराज चलेंगे, किसान नाराज चलेंगे। कैसे चलेंगे तो थोड़ा जानते हैं। अंग्रेज इंग्लैंड में बैठकर बार बार भारत का शासन कैसे चलेगा, भारत में क्या होगा, इसके लिए वहीं से नियम कानून बनाकर भेजते थे। और 1813 ईस्वी का चार्टर देखिएगा, चार्टर अधिनियम, इसमें कहा गया, देखिए पहली बात, इंग्लैंड का जब कंपनी बन के भारत आया तो सिर्फ एक कंपनी आया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इंग्लैंड से दूसर कोई कंपनी भारत व्यापार करने के लिए नहीं आ सकता था। सिर्फ एक कंपनी आता, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसको एकाधिकार मिला था कि दूसरा आदमी कोई यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आएगा। अब 1813 में क्या हुआ, अंग्रेज अपने देश के सभी कंपनी को खुला छूट दे दिया कि जाओ भारत व्यापार करना। 1813 में 1813 में जब ऐसा ऐलान किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहे हैं कि यार अपने देश का आदमी भारत में क्या कर रहा है, तुरंत पता लगाया तो पता चला कि सभी कंपनी का दरवाजा अब भारत के लिए खोल दिया गया है। तुरंत पैर पकड़ा, प्रणाम किया, हमसे क्या गलती हुआ, हम क्या आपको नहीं दे रहे थे, सब कुछ तो दे ही रहे थे, फिर मेरे साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों। ईस्ट इंडिया कंपनी गुहार लगा रहा इंग्लैंड से, अंग्रेज से, वहाँ के प्रधानमंत्री से। तो कहा गया कि अब तो भेज दिए हैं, सब खेल तो उसी का, अंग्रेज का, अपना देश का कंपनी का नहीं होने जा रहा है, तो क्या भारत का होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो कहा कि अब तो चला गया है तो चला गया है। तो कहा कि सरकार किसी तरह आप दो चीज़ हमको अकेला छोड़ दीजिए। 1813 की बात है। तो चाय का व्यापार भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा और चीन के साथ भारत में व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। तो चाय और चीन को छोड़ दिया गया और बाकी बात सारा कुछ इसका सभी कंपनियों के लिए खत्म कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि व्यापारिक एकाधिकार तो अब नहीं रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया या अंशतः समाप्त किया। तो आप 1813 लगाइएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। और पूर्ण रूप से समाप्त किया 1833 में, चाहे हो चीन को छीन लिया। कहा कि जिसको मन होगा जैसा व्यापार करने, वो कोई भी कंपनी इंग्लैंड से आकर भारत व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापारिक एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त 1813 और पूर्ण रूप से समाप्त 1833 में हो गया। इसके बाद भारत में निरौद्योगीकरण हुआ कि वहाँ से इतना कंपनी भारत आ गया कि भारत के कंपनी, जो भी कंपनी था उसका धंधा धीरे धीरे चौपट हो गया। जो भी उसको सपोर्ट करता था अब वो नहीं रहा। अब इंग्लैंड का कंपनी भारत में ज़्यादा हो गया, भारत का कंपनी नहीं है के बराबर रह गया। तो जिस कारण से भारत में निरौद्योगीकरण हुआ, उद्योग पर बहुत बड़ा असर पड़ा, जिसके कारण उद्योग धंधा करने वाले लोग सब अंग्रेज के खिलाफ हो गए। और उसके बाद आप देखिएगा कि 1765 महत्वपूर्ण संधि, इतिहास में एक लकीर है कि भारत से इतना ज़्यादा संपत्ति ले जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संधि हुआ था, जो बक्सर के युद्ध के जस्ट बाद हुआ था, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि समझिए, कुबेर, भारत का खजाना अंग्रेज का हाथ लग गया। अंग्रेज इतना धन भारत से ले गया, इतना धन ले गया अंग्रेज
कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गया। औद्योगिक क्रांति का मतलब अब वहाँ पर आदमी के बदला मशीन काम करने लगा। अगर हम बात करें कि यह टी शर्ट का, कि एक वेस्ट टी शर्ट एक आदमी अगर बनाने बैठे तो स्वाभाविक है 2 दिन लग सकता है, लेकिन जब इसका निर्माण मशीन करेगा तो एक दिन में, एगो टी शर्ट आदमी करेगा तो 2 दिन लग जाएगा, और मशीन 1 घंटा में 50,000 पीस या 100 पीस निर्माण कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब बाजार का भी मांग बढ़ेगा और कच्चा माल का भी मांग बढ़ेगा। तो औद्योगिक क्रांति हुआ इंग्लैंड में और असर पड़ेगा भारत पर, क्योंकि भारत के ज़मीन का निर्माण, ज़मीन को कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और यहीं से कपास उपास ले जाएगा, कपड़ा बनाएगा वहाँ पे और फिर बेचेगा कहाँ के, भारत। मतलब भारतीय का सामान इनडायरेक्टली रूप से भारतीय आएगा, लेकिन सब खर्चा भारतीय को देना पड़ेगा। तो भारत में औद्योगिकरण होता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होता है इंग्लैंड में, इसका पूरा असर पड़ता है भारत में, और ज़बरदस्ती कोई खेती भारत में कराया गया, जिसके कारण किसान अब मजदूर बन गया, किसान नहीं रहा, जिस कारण अंग्रेज का यह नीति के कारण से अंग्रेज से पूरा नाराज भारत का किसान हो गया, और किसान भी अब अंग्रेज से दुखी चलेगा। और आप एक बात याद रखिए, कौन कौन चीज़ का क्षेत्र भारत में मतलब अंग्रेज के लिए था, तो आप याद रखिएगा कि असम चाय के लिए था, उसके बाद कर्नाटक कहवा के लिए, केरल रबर के लिए, बिहार बंगाल में नील और कपास, नील और अफीम की खेती होता था। तो यह चाय को कच्चा माल के रूप में अंग्रेज असम से प्राप्त करता था, कहवा को कर्नाटक से, रबर को केरल से, और नील और अफीम को बिहार और बंगाल से। और यही नील उत्पादन कराने के चक्कर में बंगाल में भी विद्रोह होगा, नील विद्रोह, और नील के कारण से भारत में भी महत्वपूर्ण, मतलब बिहार में भी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन होगा, सत्याग्रह हुआ है, उसमें गांधी जी भी आते हैं, और आगे की बात है आगे हम लोग पढ़ाएंगे। अभी हम लोग इतना कुछ सुने। अब इसके बाद हम लोग का तीसरा कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण, उसके बाद है सैन्य कारण, और उसके बाद तात्कालिक कारण, मौका। आप जो बार बार सुन रहे हैं कि सब लोग नाराज चल रहा है, राजा नाराज हो गया, उद्योगपति सब नाराज हो गया, किसान नाराज हो गया, तो उन लोग को न मौका चाहिए अंग्रेज से लड़ने के लिए। तो मौका को बारे में पढ़ेंगे, कौन कारण, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में जानेंगे कि मौका क्या होता है। इससे पहले हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था और सैन्य कारण क्या था। और हम आपको गारंटी देते हैं कि यूट्यूब के इतिहास में अगर हम जब आ गए हैं यूट्यूब पर वीडियो को लेकर, तो आप मेरा सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और मॉडर्न में जितना कुछ पढ़ा देंगे, और आप इस चैप्टर से किसी भी बुक से जाकर सवाल बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, और एक भी एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाने वाला है। और आप अगर इतना कुछ करते हैं तो यकीनन मानिए कि आपका एक बार में निश्चित रूप से सफलता मिलेगा, हासिल होगा। और अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि शुरुआत जब किए हैं तो आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है या ख़राब लगता है या कोई चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है। आप पूरा राय सलाह अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को अपने मित्र परिवार दोस्तों सबसे सब्सक्राइब करवाइए और सपोर्ट कीजिए आप लोग इसी तरह, जिससे हम आगे का वीडियो और बनाएं। और अगले क्लास का आप लोग इंतजार करिए, क्योंकि 1857 की क्रांति हम लोग नए अंदाज में देखते हैं, और 1857 क्रांति में अगले वीडियो में तीनों कारण को देखेंगे और क्रांति का शुरुआत हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।